अस्सलाम वालेकुम। आज हम दूसरा लेसन देखेंगे। फर्स्ट लेक्चर में जहाँ से हमने काम ख़त्म किया था तो वहीं से आगे स्टार्ट करते हैं। तो एंटी एलियास के बारे में हम कल डिस्कस कर रहे थे, जहाँ पर लेक्चर है जो वो ख़त्म हुआ था, तो आज वहीं से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मेरा एंटी एलियास है जो वो इनएक्टिव है, और मैं एक सर्कल शेप ले रहा हूँ। ठीक है, इसमें मैं कलर फिल करता हूँ और उसके बाद सेम मैं एक और सर्कल लेता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं एंटी एलियास एक्टिव करूँगा। ठीक है, ये नॉर्मल पे एक्टिव ही होता है और आपने एक्टिव ही रखना है इसे। तो ये सिर्फ आपको समझाने के लिए एक चीज़ मैं बता रहा हूँ। ये मैंने एक और सर्कल लिया और इसमें भी मैंने कलर फिलअप किया। अब मैं इनको जूम करके जब देखता हूँ तो दोनों में मुझे डिफरेंस नज़र आएगा। देख रहे हैं कि ये जो एंटी एलियास एक्टिव करके हमने शेप बनाई है, इस शेप में आपके जो ये स्मूथ आ रहे हैं कॉर्नर्स, लेकिन इसमें ये बहुत ज़्यादा हार्ड नज़र आ रहे हैं। इसमें अगर आप इस तरह से शेप बनाओगे तो वो यकीनन आपकी शेप अच्छी नहीं लगेगी। तो इसलिए आपने एंटी एलियास है जो वो इसको एक्टिव रखना है लाजमी तौर पे। ठीक हो गया। तो नहीं रखोगे तो आपकी जो भी शेप्स आप बनाओगे तो उसके कॉर्नर इस तरह से हार्ड नज़र आएंगे, जो बिल्कुल के अच्छे नहीं लगेंगे आपके ड्राइंग में। ओके, तो इसके बाद अब हम चलते हैं कुछ चीज़ों को। अच्छा, किसी भी ऑब्जेक्ट पे जब आप राइट क्लिक करोगे तो उसमें उसकी प्रॉपर्टीज़ खुलेंगी या ऑप्शंस आएंगे। तो उसमें डीसेलेक्ट, सेलेक्ट इनवर्स और फेदर, ये हम तीन चीज़ों को हम देखेंगे। बाकी चीज़ों को फ़िलहाल के लिए हम छोड़ देंगे, बाद में देखेंगे। तो डीसेलेक्ट क्या है? डीसेलेक्ट ये है कि जैसे मेरी ये वाली एक्टिव है इस वक्त एरिया, ये मेरा सर्कल है जो वो एक्टिव है, इसको मैं डीसेलेक्ट करूँगा तो ये इसकी सिलेक्शन ख़त्म हो गई। ठीक है, मैं कंट्रोल Z करता हूँ, ये दोबारा से एक्टिव हो गया। ठीक है, ये डीसेलेक्ट करने की जो शॉर्ट की है वो कंट्रोल+D है। कंट्रोल D भी करोगे तो तब भी इसकी ये सिलेक्शन ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, और उसके बाद सेलेक्ट इनवर्स। सेलेक्ट इनवर्स क्या है इसको देखते हैं। ये हमारे पास एक शेप है। ठीक, तो सेलेक्ट इनवर्स में हमने पहले देखा था कि जो आपका सिलेक्टेड एरिया होता है, तो जो भी आप कोई कलर करो, कोई पेंट करो, जैसे ये ब्रश से मैं कर रहा हूँ तो ये बाहर वाली साइड पे नहीं हो रहा लेकिन इन साइड हो रहा है। ये सिलेक्शन एरिया है हमारा और इस सिलेक्शन एरिया के अंदर ही टूल काम कर रहा है। लेकिन जब हम इस पर राइट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करके हम इसको करेंगे सेलेक्ट इनवर्स। ठीक है, अब क्या होगा? अब दोबारा से हमने ब्रश टूल लिया। अब हम जब ड्रा करेंगे तो ये लाइन बाहर ड्रा होगी लेकिन इस एरिया में नहीं होगी। मतलब ये कि इस एरिया को छोड़ के बाहर वाले एरिया पे आप काम कर सकोगे, बिल्कुल ऐसे। ठीक है, बाहर वाली जगह पे ड्रा हो रहा है, इनसाइड ड्रा नहीं हो रहा। तो ये है सेलेक्ट इनवर्स। फेदर क्या है? फेदर मैं आपको कल भी बताया था, एक छोटी सी एग्जांपल, वो मैं अभी भी आपको डिफाइन कर देता हूँ। लेकिन उससे पहले हम रेक्टेंगल मार्की टूल है जो, इसको एक बार दोबारा देख लें कि कल इस तरह से हम इसको ड्रा कर रहे थे। इसकी ये साइज़ है जो कुछ इस तरह से बराबर चारों तरफ से आ रहा है। क्यों? क्योंकि इसकी ये जो नॉर्मल पे होती है तो इसी तरह से ये ड्रा, या नॉर्मल पे रखते हुए आप इसे अपनी मर्ज़ी से मूव कर सकते हो, इस तरफ को, इस तरफ को, या इस तरफ को, जिस तरह की शेप भी आप लेना चाहो। लेकिन जब आप इसको फिक्स रेशो पे रख देते हो तो इसकी हाइट और विड्थ आपको बतानी पड़ती है। 1.1 पे ये बिल्कुल इस तरह से ड्रा होगी। अगर आप इसको 2 कर दोगे तो अब ये इस शेप में ड्रा होगी। ठीक है, अगर आप इसको 4 कर दोगे तो ये इस तरह से ड्रा होगी।
अगर आप इसको 4 रहने दो और इसको आप 10 कर दो तो क्या होगा, तो ये इस तरह से ड्रा होगी। ठीक है, अगर आप फिक्स रेशो पे कोई डिज़ाइन बना रहे हो तो आपने यहाँ से उसकी रेशो वगैरह सेट करनी है। और इसको अभी हम सिलेक्ट एंड मास्क को रहने देते हैं, ये थोड़ा हम आगे चल के देखेंगे जब आपको बाकी चीज़ें क्लियर होंगी बेसिक्स। अच्छा, तो यहाँ पर ग्रुप में किसी ने डुप्लीकेट का भी पूछा था, तो वो मैं आपको डुप्लीकेट ऑब्जेक्ट कैसे लेना है तो उसका भी मैं आपको बता दूँ, फिर हम फेदर की तरफ चलते हैं। तो हम यहाँ पर कोई भी एक शेप लेते हैं, ये हमने एक शेप ली। ठीक है, इसमें हमने फोरग्राउंड कलर है वो ऐड कर दिया। अब मूव टूल लिया, मूव टूल लेके आल्ट का बटन प्रेस किया और इसको उठा करके नीचे ले आए, साइड पे ले गए, जहाँ पर भी आपको दूसरा वो शेप चाहिए वहाँ पर आपने इसे मूव कर लिया। तो ये डुप्लीकेट्स बनते जाएंगे। जब आप आल्ट प्रेस करके इसको मूव करोगे तो ये डुप्लीकेट ऑब्जेक्ट बनता जाएगा। ठीक हो गया, ये क्लियर हो गया। तो फेदर एक रह गया, तो फेदर को भी हम अभी देख लेते हैं। तो फेदर को कैसे हम यूज़ कर सकते हैं, हम पहले एक पिक्चर लेते हैं। ये पिक्चर यहाँ पर आ गई, इसको हमने ओके कर दिया। ठीक है, अब हमने क्या करना है कि हमने इस पर्सन को सिलेक्ट करना है। तो मैं एक सर्कल में इस पर्सन को सिलेक्ट कर रहा हूँ, इतने एरिया को जितना मुझे हाईलाइट रखना है। ठीक है, अच्छा एक चीज़ कि हमने ये पिक्चर जो ली है ये हमने अपने इसी आर्टबोर्ड के ऊपर ली है, जबकि आपने पिक्चर पे जब काम करना है तो आपको फाइल लेने की ज़रूरत नहीं है, आपने डायरेक्ट पिक्चर पे ही काम करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि हम डायरेक्ट पिक्चर ही ओपन करेंगे, बेशक हम यहाँ से जा कर के ओपन कर लें। ठीक है, यहाँ से ये देखें हमारे पास अलग से पिक्चर, ये अलग चीज़ है, ये आर्टबोर्ड के ऊपर पिक्चर है। और यहाँ पर हमने पिक्चर पे काम करना है तो हमने पिक्चर डायरेक्ट ही दी है, उसमें हमें कुछ साइज़ वगैरह लेने की ज़रूरत नहीं है बिल्कुल। ठीक है, तो हम ये पिक्चर पे डायरेक्ट काम करेंगे, ये हमारे बैकग्राउंड के तौर पे ये पिक्चर आएगी। तो अब हमने इसको फेदर इस यूज़ करके देखना है। इसकी मैंने न्यू लेयर ले ली एक, और इधर से मैंने सर्कल ले लिया, इसको इस तरह से मैंने सेलेक्ट कर लिया एरिया। ठीक है, इसके ऊपर राइट क्लिक करूँगा, इसके ऊपर राइट क्लिक करूँगा तो फेदर, यहाँ पर 300 फेदर मैं यूज़ कर रहा हूँ 300 पे के, क्योंकि पिक्चर का जो साइज़ है वो बहुत बड़ा है। अभी देखें ये 12.5 पे सिर्फ शो हो रही है। ठीक है, जूम 100 पे करेंगे तो ये बहुत बड़ी पिक्चर है, इसलिए फेदर भी ज़्यादा यूज़ कर रहा हूँ। ओके किया, फिर इस पर सेलेक्ट इनवर्स किया, किस लिए, क्योंकि ये एरिया हमने हाईलाइट रखना है, बैक एरिया हमने हाइड करना है। ठीक है, तो इस पे जो मैं बैकग्राउंड कलर है वो मैं ऐड करता हूँ, कंट्रोल बैक स्पेस से हमने वाइट सेलेक्ट किया हुआ है, ये मैंने वाइट सेलेक्ट किया। ठीक है, तो ये इस तरह से पिक्चर का आपका फेदर चेंज हो गया। अगर यहाँ पर हम फोरग्राउंड कलर यूज़ करते तो ये ब्लैक में इस तरह से हो जाता। तो ये हो गया फेदर। इस तरह से आप कोई भी शेप वगैरह पिक्चर की है जो वो बना सकते हो। कलर आप यहाँ पर बैकग्राउंड में जो भी ब्लैक करो, वाइट करो, रेड करो, जो भी आपके ड्राइंग के हिसाब से या पिक्चर के हिसाब से सूट कर रहा है, आप इसको बिल्कुल उसी तरह से यूज़ कर सकते हो। और फेदर हो जाने के बाद अब हम चलते हैं अपने न्यू टूल की तरफ। वापस मैं आर्टबोर्ड पे आता हूँ। तो न्यू टूल जो हमारा है ये है लेसो टूल। ये होता है हैंड से सिलेक्शन बनाने के लिए। फॉर एग्जांपल
ये हैंड से हमने सिलेक्शन बनाएंगे, ठीक है। किसी भी तरह की शेप आप बना लें, ठीक है। तो ये हैंड से शेप्स बनाने के लिए लेसो टूल यूज़ होता है। बाकी ऑप्शन इसकी सेम ही है, इसमें आप कुछ ऐड करना चाहें मज़ीद ऐड कर लें, कट करना चाहें कट कर दें, कंबाइन एरिया रखना चाहें कंबाइन एरिया रहने दें। तो ये आप अपनी मर्ज़ी से इसको यूज़ कर सकते हो, ठीक है। और इसी के अंदर है पॉलीगेनिक टूल। इसको आप कैसे यूज़ करोगे, ये भी हैंड से ही आपने शेप्स बनानी है, लेकिन ये सीधी स्ट्रेट लाइन में बनाएगा। ये तो आपने जहाँ से मर्ज़ी टर्न कर लिया, जहाँ से मर्ज़ी मूव कर लिया सिंपल लेसो टूल में, ठीक है। इसमें ये होगा कि आपने एक जगह पे क्लिक किया, छोड़ दिया, जिधर जिधर को आपका माउस जाएगा ये लाइन आपके साथ ही जाएगी। यहाँ पे लेके गए आपने क्लिक किया, यहाँ पे लेके आए क्लिक किया, जहाँ पे आप क्लिक करते जाओगे वहाँ पे ये पॉइंट बनाता जाएगा, ठीक है। जहाँ पे लाकर आप इसको डबल क्लिक करोगे वापस तो ये हो जाएगा। तो ये आपकी शेप बन गई। सेम ये ऑप्शन दूसरी तरह है, कुछ ऐड करने के लिए, कंबाइन एरिया रखने के लिए, कुछ कट करने के लिए। ये आप ट्राई करके चेक कर लीजिएगा। और फिर फेदर भी सेम ही है कि जब हम इसमें फेदर दे देंगे 20 या 25 का कलर फिल करेंगे तो वो थोड़ा सा फैलता हुआ नज़र आएगा। फेदर नहीं देंगे तो ये बिल्कुल कंप्लीट कलर फिल आप होगा इसमें, ठीक है। ये मैं आपको एक पिक्चर पे भी ड्रा करके इसकी एग्जांपल दे देता हूँ कि ये किस लिए यूज़ होगा। पिक्चर में जाते हैं, चले यहाँ से मैं ये पिक्चर सेलेक्ट करता हूँ, ठीक है। इसकी मैंने एक डुप्लीकेट लेयर ले लेता हूँ Ctrl+J से। देख रहे हैं ये बैकग्राउंड था, सेम उसी तरह के ऊपर एक लेयर बन गई है Ctrl+J से। तो अब मैं ये टूल अपना यूज़ करता हूँ, इसको आल्ट और माउस को व्हील से इसे जूम करता हूँ, स्पेस का बटन दबाता हूँ, हैंड बन जाता है तो इसको मूव कर सकता हूँ पिक्चर को ऊपर नीचे। अब मैं इसको यूज़ करना शुरू करता हूँ। इस टूल को यहाँ से रखता हूँ, स्ट्रेट जाता हूँ मैं यहाँ तक, यहाँ पे क्लिक करता हूँ, हैंड से पिक्चर को डाउन करता हूँ और यहाँ से फिर आपको जाना स्टार्ट हो गया, ठीक है। यहाँ से टर्न लेता हूँ, अच्छा यहाँ पर आप जाते हुए अगर आप इधर उधर कहीं पर क्लिक हो जाता है तो आपने परेशानी नहीं लेनी। आपने सिंपली क्या करना है कि माउस को बैक रिवर्स करने लग जाना है और बैक स्पेस दबाने लग जाना है। एक बार दबाओगे एक पॉइंट ख़त्म हो जाएगा, दूसरी बार दबाओगे दूसरा पॉइंट ख़त्म हो जाएगा, तीसरी बार दबाओगे तीसरा पॉइंट ख़त्म हो जाएगा। ऐसे आप बैक जा सकते हो अगर आपकी सिलेक्शन कहीं से ख़राब हो गई है तो। ये मैं भी आपको जस्ट एक रफली सा करके एग्जांपल दे रहा हूँ। आपने जब खुद इस तरह से कोई सिलेक्शन बनानी है तो इसे ज़रा क्लोज करके ध्यान से अच्छे से बनाना, ठीक है। ये अगर आप बाहर भी ले आएंगे पिक्चर से इस तरह तो ये कोई इशू नहीं है इसमें। तो ये आपने क्लोज कर दिया, ठीक हो गया। तो ये आपकी बिल्डिंग है जो वो सिलेक्ट होगी, आपका ऑब्जेक्ट आपने इस टूल की मदद से सिलेक्ट कर लिया। अब आपने क्या करना है, इसको यहाँ से मूव करने के लिए आपने इस पर राइट क्लिक करना है और यहाँ पर एक ऑप्शन होगी लेयर वाया कॉपी, ठीक है। अब ये देख रहे हैं एक न्यू लेयर बन गई और उसमें आपका ऑब्जेक्ट आ गया। अभी आपको नज़र नहीं आ रहा होगा तो मैं इस लेयर को और इसको हाइड करता हूँ। आप देखें सिर्फ ये लेयर एक्टिव है और ये आपका वो जो आपने उस पिक्चर में से कट किया है। अब आप इसको किसी और जगह पे एडजस्ट करना चाहते हो तो सिंपली आप वही करोगे कि आप कोई एक पिक्चर लोगे। फॉर एग्ज़ाम्पल ये पिक्चर मैं ले लेता हूँ, ठीक है। तो
इसको मैं ज़रा बड़ा कर लेता हूँ, इंटर करता हूँ, ये फिट हो गई। अब ये बिल्डिंग हमने ऊपर ले के आनी है, इसको उठाएंगे या इसको ऊपर ले जाएंगे या ऊपर वाली को नीचे ले आएंगे। तो ये इस तरह से आप एडजस्टमेंट कर लोगे इसकी, राइट। तो ये टूल आपको क्लियर हो गया होगा, पॉलीगन टूल, ठीक है। उसके बाद आ जाता है मैग्नेटिक लेसो टूल। ये क्या है, बोर्ड पे चलते हैं, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो ये देखें आपके, ये इस तरह से वो टूल है, ये जिधर जिधर जाते जाएंगे ये खुद ब खुद ही पॉइंट्स लगा के सिलेक्ट करता जाएगा। जब ये आप किसी ऑब्जेक्ट पे मूव करोगे तो ये क्या होगा कि ये ऑब्जेक्ट के इर्द गिर्द खुद ब खुद मैग्नेटिक की जैसे खुद ही सिलेक्शन बनाता जाएगा, खुद ही उसके साथ जुड़ता जाएगा। ये भी हम किसी पिक्चर पे करते हैं, करके आपको दिखाते हैं। ये अगर आपकी इस तरह से जान छोड़ ही नहीं रहा तो आपने एस्केप दबाना है, तो ये ख़त्म हो जाएगा सारा। तो मैं कोई पिक्चर लेता हूँ, उस पर आपको ये यूज़ करके दिखाता हूँ। हम ये गाड़ी वाली पिक्चर ले लेते हैं, ये हमने ले ली गाड़ी। अब इसको हम इस टूल से, मैग्नेटिक लेसो टूल से हम इसको सिलेक्ट करेंगे। सेम वैसे ही मैंने जूम किया, ठीक है। तो यहाँ से मैंने सिलेक्शन बनानी स्टार्ट की, यहाँ पे सिलेक्ट किया, माउस को लेके जा रहा हूँ, ये खुद ब खुद माउस जो अपनी एंगल है इसको सिलेक्ट किए जा रहा है लोकेशन को। जहाँ पर आपने टर्निंग पॉइंट लेना हो तो वहाँ पे आपने क्लिक कर देना है, वरना ये खुद ब खुद ही सिर्फ माउस के मूव करने से सिलेक्शन को बनाता जाएगा इस तरह, ठीक है। तो ये भी मैं आपको, ये देख रहे हैं तो मैं थोड़ा सा ऊपर भी उठा रहा हूँ तो वो खुद ब खुद चिपका रहा है उसके साथ। तो ये मैग्नेटिक लेसो टूल का कमाल है। तो ये बहुत इजी से आप जो कोई भी ऑब्जेक्ट है उसको सेलेक्ट कर सकते हो। ये आपने बिल्कुल इसके साथ साथ मूव करते जाना है, पॉइंट्स ये खुद ही ऐड करता जाएगा। यहाँ से आपका सही नहीं हुआ, वापस चले जाएं, यहाँ पर क्लिक कर लें। ये कुछ जगह अगर ऊपर नीचे हो भी जाती है तो वो बाद में आप उसमें, जैसे कि वो प्रॉपर्टीज़ आपको बताई थी, कुछ ऐड करने के लिए, कुछ डिलीट करने के लिए, तो वो उसको यूज़ करते हुए आप सेटिंग दोबारा कर सकते हो। एक बार आप ऑब्जेक्ट है जो वो सिलेक्ट कर लें, जैसे मैं ये रफली सा कर रहा हूँ। मैं बिल्कुल ये बहुत ही रफली सा जल्दी में आपको सेलेक्ट करके सिर्फ ये टूल का इस्तेमाल बता रहा हूँ। बाकी आप जिस प्रोजेक्ट को सिलेक्ट करके बनाओगे उसको ज़रा तसल्ली से, ध्यान से आपने टाइम देना। टाइम लगने का इसमें कोई मसला नहीं है, जितना भी टाइम लगे, लेकिन आपका काम है जो वो बिल्कुल साफ़ सुथरा होना चाहिए। डबल क्लिक किया मैंने तो ये हमारी सिलेक्शन है जो वो बन गई। सेम वही काम, राइट क्लिक किया, लेयर व कॉपी, ठीक है। ये हमारी अलग से लेयर बन गई। इसको हम बंद करते हैं लेयर को। तो ये हमने जो सिलेक्ट किया ऑब्जेक्ट हमारे पास आ गया। इसको आप अब किसी भी पिक्चर पे छोटा करके यूज़ कर लो, बड़ा करके यूज़ कर लो। छोटा बड़ा ऐसे कैसे करना है, Ctrl+T आपने प्रेस करना है।
ये सिलेक्ट हो जाएगा ऑब्जेक्ट। इसको आप शिफ्ट दबाना है, साथ में शिफ्ट दबा के छोटा कर लो, बड़ा कर लो, जिस तरह से आपने जिस तरह की जगह पे ये यूज़ करनी है पिक्चर, आप उस तरह की जगह पर इसको ऑब्जेक्ट को आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें भी हमारे ये 3 टूल थे, ये भी हमारे क्लियर हो गए। उससे आगे हमारा ये टूल है ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल। ठीक है, और ये भी इन्हीं से मिलते जुलते टूल हैं। ये कुछ ऑटो वर्क करते हैं, तो ये मेरा ख्याल है कि हम अगले लेक्चर में देखेंगे, ज़्यादा हो जाएगा, आपके लिए प्रैक्टिस करना मुश्किल हो जाएगा। तो इस लेक्चर को हम क्लोज करते हैं ये।